क्लास 10th सीबीएसई ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2020-21। सैम्पल क्वेश्चन पेपर मतलब इस क्वेश्चन पेपर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरीके से पेपर आने वाला है, क्या क्या इसके सेक्शंस होंगे और किस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम होगी। तो उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, सवालों के भी जवाब लेंगे। तो इस तरीके से होगा कि दो आपके पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। पहला पार्ट जो है उसमें दो सेक्शन है। जो पहला सेक्शन है उसमें 16 सवाल है और इंटरनल चॉइस है 5 क्वेश्चन में, यानी कि और होगा एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, दोनों में से एक करिएगा। सेक्शन 2 में 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो आप उसमें से 4 अटेम्प्ट करेंगे, जो 5 सब पार्ट्स है उसमें से। पार्ट बी जो है वो 21 से 26 ये थोड़े छोटे हैं, 2 मार्क्स के हैं। 27 से 33 थोड़े उससे बड़े हैं, 3 मार्क्स के हैं। 34 से 36 जो है वो 5 मार्क्स के हैं, राइट। अब इसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है। जैसे 2 क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन है, ये जो 3 मार्क के क्वेश्चन है इसमें भी 2 क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो 5 मार्क्स हैं इसमें भी 1 क्वेश्चन है। इसकी आपको अब चॉइस दी गई है कि भाई आप ये करिए वो करिए। 3 घंटे का पेपर है और 80 मार्क्स का है ये। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एक करके सवाल देखेंगे और देखेंगे उसका सोल्यूशन भी देखेंगे, और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरीके से पेपर का फॉर्मेशन होने वाला है। ये सीबीएसई का है, सीबीएसई की वेबसाइट से है, सीबीएसई ने दिया है, तो आप इसके लिए ऑथेंटिक मान सकते हैं इसको। जैसे पहला सवाल है, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते। तो यहाँ पर अगर आप 156 से देखें तो क्या बनेगा, इसमें इस तरीके से बनाना है आपको। 2 से बनाएंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ऐसे बन गया 2। अभी 2 से दोबारा कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब यहाँ पर आइए आप, ये 13 से कर लीजिए इसको, 13 3 10, तो 2 × 2 × 3 × 13 आ गया ये। इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हटा के। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया। प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा कि वो नंबर होते, जैसे आप अगर इसको 4 लिख देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये प्राइम नहीं है। राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। तो आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमेशा होता है x² माइनस ये a + b जो होता है। अगर मैं कहूं कि भाई आपके जो जीरोज हैं, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज होते हैं जैसे अल्फा और बीटा, ये इसका रूट है। अगर आप ये वैल्यू रखेंगे, जो ये जीरोज जो होते हैं वो अगर वो वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन 0 हो जाती है, ठीक। और इन जीरोस का जो सम है, मतलब अगर आपको फॉर्मेशन करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो होती है x² माइनस ये सम हो गया, और यहां पर इंटू x प्लस ये a × b, यानी कि ये प्रोडक्ट हो गया। और ये किसकी बात हो रही है, किसका सम और प्रोडक्ट हो रहा है, ये उन वैल्यूज का हो रहा होगा जो इसका जीरोज है। यानी अगर आप जैसे x² माइनस 2ax + 1, अगर ये इक्वेशन मान के चलते हैं और इसमें कोई ऐसी वैल्यू रख दीजिए, 2 वैल्यूज इसकी आएंगी जो इसको 0 कर दे, वो आपके इसके जीरोज होंगे। तो हम क्या करेंगे, x², अब इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, सम दे रखा है, तो ये 2 यहां पर रख दीजिए, और ए बी इसकी जगह आप 2 रखेंगे, इसकी जगह आप -8 रखेंगे, ये -8 हो गया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। गिवन दैट HCF मतलब 96 और 404 का 4 है, और LCM इसका 96 404 का आपका LCM आपको निकालना है। तो HCF और LCM में एक रिलेशन होता है। ये और का सवाल है, मतलब एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, ये दिखा देता हूं आपको। ये आपको ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं। आंसर तो आपने देख लिया। ध्यान रखिएगा कि जो HCF होता है और जो LCM होता है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका जो 2 नंबर है, जैसे नंबर A है, नंबर B है, इसके प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करिए, दोनों बराबर आएंगे। तो इसका मतलब अगर आपको LCM निकालना है तो क्या करेंगे आप, LCM को निकालना है तो ये प्रोडक्ट हो गया A × B / HCF, ये तो करना होगा। नंबर आपको दे ही रखा है 96 404, 96 × 404 ये आप रख दीजिए, ये 96 है, ये 404 है। HCF आपका क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये 9696 उत्तर आएगा इसका। तो ये जो क्वेश्चन है इनके अलग अलग मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। अगर आप केवल ये कर देते हैं आपको 1 मार्क मिल जाएगा, अगर आप केवल इतना करते हैं तो आपको मिल जाएगा मार्क। तो आप हर एक स्टेप पे ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं आता, या ये इसमें कोई गलती हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही जाती है ना, मैथमेटिक्स है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ भी कर देते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, हर एक स्टेप के मार्क्स है।
इसमें और के साथ है स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम ये है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कहें फैक्टराइज किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दैट फैक्टर्स ऑकर। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी अभी एक एग्जाम्पल देखा था, हमने क्या किया था 156 का लिया था ना। तो कोई भी जो नंबर है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आपका क्या आया था 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, तो इसको हम बना सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारे यूनिक होंगे, है ना। यही इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। चौथा सवाल है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप मान के चलिए ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये इक्वेशन एक हो गई और दूसरी इक्वेशन हो गई। तो आप इसको देख लीजिए, ये आपका है x माइनस 2y, अब यहाँ पर 0 है तो प्लस 0 कर देते। तो a1 इसमें हो गया आपका 1, ये 1 है यहाँ पे, तो a1 1 हो गया, b1 आपका हो गया -2 और c आपका 0 है। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन लिखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 और इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। तो इसमें a2 क्या हो गया 3, b2 आपका 4 और c2 इसका -20। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब इसका रेशियो देखिएगा, अगर आपका a1 बाय a2 और यहां इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये b1 बाय b2 के बराबर है क्या, आप बोलेंगे 1/3 करिए 1/3 और इसको भी देख लीजिए, ये है 3 बाय, ये है माइनस, ये 3 है ना, ये 3 है और ये 4, 3 b1/2 -2/4, ठीक है -2/4। इनके बीच में क्या रिलेशन है देखते हैं ज़रा, क्या रिलेशन है 1/3 और ये है -1/2, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है कि भाई जब a1/a2 और b1/b2 ये आपके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट या वो वाली बात कब आती, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर होते और फिर आपको c1/c2 चेक करना होता, क्योंकि अगर ये a1/a2 b1/b2 के बराबर होता, ये c1/c2 के बराबर होता, इसका मतलब ये दोनों एक ही इक्वेशन है ना। a1/a2 b1/b2 बराबर होते और ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों तो सेम आ रहे हैं लेकिन कांस्टेंट में डिफरेंस है, यानी कि कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी, एक ऐसी है तो एक ऐसी है। यहाँ से जो सी का डिफरेंस है ना, यहाँ से आता ये वाला, ये अलग है, ऐसी पैरेलल है इक्वेशन, लेकिन एक बार में पैरेलल इक्वेशन होती है, एक बार में एक ही इक्वेशन होती है और एक बार में दोनों अलग अलग इक्वेशन होती है। मतलब कहीं ना कहीं इनको हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो कोई पॉइंट मिलेगा, अलग प्लेन में तो बात अलग है। अभी आपको समझना केवल ये है कि a1/a2 और b1/b2 को चेक करना है, बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, बराबर आ रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट, उस लेवल पे जाते हैं। इफ n b आर को प्राइम नंबर्स देन फाइंड द HCF a, b। अब को प्राइम के बारे में समझ लीजिए पहले, क्योंकि ये सवाल, ये जो शब्द है ना, यही अपने आप में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है या ये समझ में थोड़ा सा, इसमें समझने में मेहनत लगती है। को प्राइम नंबर्स कहते हैं, क्या होते हैं, जब दो नंबर्स हैं इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, केवल वन ही फैक्टर है इनके बीच में कॉमन। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, आप 0 से शुरू करते हैं, जिससे हम डिवाइड करें दोनों को एग्जैक्टली बगैर रिमाइंडर आए, मतलब इनका जो डिवीजन के बाद रिजल्ट 0 आना चाहिए। जैसे आप 21 और 22 को देखिए, 21 का जो फैक्टर है वो है 1, 3, 7 और 21, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक। तो ये 21, 22 क्यों को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं, 2 इसको आप कहते हैं 2 इंटू 11, इनके बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इंटू 1 भी कर दीजिए, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है। ना इसमें आप 2 देख पा रहे हैं, ना इसमें 3 देख पा रहे हैं, ना इसमें 11 देख पा रहे हैं, ना इसमें 7 देख पा रहे हैं, ना ही इसमें 21 देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अब समझ में आ गया ना आपको। तो को प्राइम क्या होता है, तो ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, देन फाइंड द HCF ऑफ ए बी। तो सीधी सी बात है भाई, HCF क्या होगा, 1 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है कि इनका बीच का जो HCF होगा वो 1 होगा। Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if the area of the sector is angle of the sector is 60 डिग्री। तो पहले मैं आपको बताऊं सेक्टर कहां से निकाला जाता है। सेक्टर अपने आप नहीं बनता है, ये हमेशा एक सर्कल का एक पार्ट होता है। जैसे आप पिज्ज़ा खाते हैं ना,
पिज़्ज़ा खाते हो तो ये जो पार्ट है, एक जो इसमें ट्रायंगुलर पोर्शन निकालते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक। और इसका रेडियस दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आपको 6 दी हुई है, ये भी 6 है। और एंगल जो है इसका वो है आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपका, थीटा बाय 360, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह यहाँ पर 60 डाल दीजिए और पाई 60 बाय 360 हो गया ये। पाई की जगह 22/7 रख दीजिए। रेडियस इसका 6 है तो 6 × 6 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 18.86 आएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी सेंटीमीटर में दिया है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह में आता है। A horse tied to a pole with 28-meter long rope. Find the perimeter of the field where the horse can graze. इसको समझिए, बहुत ऐसा सवाल है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। वो क्या है, देखिए यहां पर आपने क्या किया, एक घोड़े को यहां बांध दिया, ये घोड़ा है, यहां पर आपने बांध दिया। अब इससे आगे तो जा नहीं सकता, तो यहां घूमता रहेगा ऐसे करके। तो ये पूरे एरिया में ये ग्रेज कर सकेगा। ये एरिया नहीं पूछा इन्होंने कहा फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि केवल आपको ये परिधि निकालनी है, इस बाउंड्री का लेंथ निकालना है। तो क्या होता है, ये सर्कल बन रहा है, यहां भी ये इतनी इसकी स्ट्रिंग है, यहां भी इतनी स्ट्रिंग है, तो ये सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर या बाउंड्री होती है वो तो होती है 2πr। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस क्या दिया हुआ है 28 मीटर। ये इसका उत्तर आएगा 176 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा जो क्योंकि ये लेंथ निकाल रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली हमने इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकाल ली है। और ये क्योंकि ये मीटर में होगी, क्योंकि यहाँ ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में आएगी। एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम क्यूब में आता है। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में डी ई ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस बी सी के। एंगल ए डी ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल जो दिया है आपको 50 डिग्री दिया हुआ है। आपको एंगल बी सी ए निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए दो लाइन जब पैरेलल होती है और आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। ये एंगल हम निकालना चाहते हैं तो ये एंगल हमें पता चल जाएगा, ये बी सी ए यही एंगल तो निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए, मैं बता रहा हूँ ए डी ई, ये जो ट्रायंगल है ए डी ई, ये ए है, ये डी है, ये ई है। ये आपका 70 है, ये आपका 50 है, तो ये कितना होना चाहिए, एक ट्रायंगल का पूरे सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है। तो 180 माइनस 70 माइनस 50, तो 180 माइनस 120 हो रहा है, तो 60 डिग्री आया। तो ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 है क्योंकि अब अगर मैं ऐसी लाइन पैरेलल बनाऊं तो ये भी तो एंगल बराबर होंगे, तो ये होगा तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एंगल आएगा। अगर आप थोड़ा सा इसको जब एग्जामिनेशन में करेंगे, ये मार्किंग स्कीम है, ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीबीएसई ने दिया हुआ है, ये मार्किंग स्कीम है। कहने का मतलब कि आपके ये जो हर एक स्टेप है इसके मार्क्स हैं। ठीक, ये आपको स्टेप लिखने हैं तो आपको पूरा इसी तरीके से लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लिखना आपको इसी तरीके से जैसे इन्होंने बताया, बाकायदा आपको पहले ये एंगल बताने हैं, फिर बताना है ये 50 डिग्री है, फिर बताना है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको यहाँ एक ही लाइन में बता दी, ये बताना है कि भाई इन सम का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। फिर आपको इसकी जगह ये दोनों रखने, फिर इन दोनों 70-50 को यहाँ ले जाना है जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया। फिर फाइनली आपको BCA बताना है, ये बताना है कि भाई ये 60 आ गया तो ये भी 60 होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि जो पैरेलल, ये जो डी पैरेलल है, यहाँ पर भी आप लिखिएगा, ये लाइन यहाँ लिखिएगा भाई, थेल्स थ्योरम, ये भी ऐसे करना पड़ेगा। इन द गिवन फिगर AD इक्वल्स 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2 है, BD आपका 3 है, AE आपका 3.5 है और AC आपका 7 है। इस DE पैरेलल टू BC, क्या DE पैरेलल BC है? तो इसके लिए सिंपल हमारे पास जो रूल है, थ्योरम है, वो ये है कि अगर AD/DB बराबर AE/EC आ गया तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, सीधा मतलब ये है। लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है, मैं तो डायरेक्ट बता दूं आपको, 2/3 और 3.5/7 को आप चेक कर लीजिए, बस इतना चेक करना है। आप देख रहे हैं कि नॉट पैरेलल है क्योंकि 2/3 ये होता है 2 से जाएगा 1/2, तो 2/3 1/2 के बराबर नहीं है, तो पैरेलल तो नहीं है। लेकिन आपको इस तरीके से करना है। EC, अगर आप ये EC, अच्छा इसमें क्या हुआ, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। कैसे, यही गड़बड़ हो जाती है। ये AE दिया हुआ है, ये पूरा AC दिया हुआ है। ओह,
तो ये 3, इसको आप क्या करेंगे, ये निकालने के लिए अगर आपको EC निकालना है तो 7 नहीं हो गए, तो गलत बता दिया मैंने, इसको ठीक कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये 7 माइनस 3.5 करेंगे तो ये 3.5 आएगा। क्लियर। अब आप 2/3 करिए और इसको करेंगे 3.5/3.5। क्या इसके बराबर है? नहीं है, ये हम चेक करना है अभी, नहीं मैं इक्वलिटी साइन नहीं लगा रहा हूँ अभी। ये 2/3 है, ये 1 है, तो ये तो इसके बराबर वैसे भी नहीं आ रहा है। यहाँ तो हिट मिल गई थी लेकिन गलत कर दिया था, तो ये बराबर नहीं है। जब अगर ये बराबर होते, जैसे 2/3 होता, ये मान लीजिए 4/6 होता, और 2/3 ये है 4/6, इसको आप 2/3 लिख सकते हैं, तो इतने बराबर हो जाते, तब तो बात समझ में आती है। तो ये आप बाकायदा इस तरीके से एक एक चीज़ डिफाइन करेंगे और बताएंगे, जैसे ये है ना, बाय कॉन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी इज नॉट पैरेलल टू BC। अब ये इससे समझ में आ गया कहाँ गलती होती है। चलिए साहब अगला करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5280। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। पहले आप इसको सवाल को समझिए। अच्छा, इस तरीके से लिखना है एक एक चीज़। एग्जामिनर के दिमाग में आपको बिठा देना है कि आपको सब कुछ आता है, एक एक चीज़ आप लिखेंगे बाकायदा, है ना, इसी के मार्किंग है। अब एक सर्कुलर फील्ड है, फेंसिंग की बात हो रही है, इसका मतलब आप इसका पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया पेरीमीटर 2πr होता है, तो इसकी फेंसिंग का जो कॉस्ट है, यानी कि इसका 2πr इसकी लेंथ हो गई, और यह है ₹24 पर मीटर। अच्छा, ये किस में आएगा? मीटर में, और इसका आपने बताया कि 24 पर मीटर है, तो ये मीटर कैंसिल, बाकायदा हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा, और ये कॉस्ट किसके बराबर है? 5280। ये तो करना है। तो लेंथ ऑफ द फेंस, ये कैसे निकालेंगे आप? टोटल कॉस्ट, ये आप लेंथ कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ 2πr है। 2πr ये पूरी लेंथ है आपकी, इसको मान के चाहिए पूरी लेंथ है। तो लेंथ को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 पर मीटर से, तो आपका 5280 आ रहा है। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। तो लेंथ आपका आ गया तकरीबन 220 मीटर। लेकिन लेंथ आप जानते हैं, ये तो आप सर्कल की लेंथ की बात करें, सर्कल की लेंथ क्या होती है? πr, 2πr। तो 2 आपको पता है, पाई आपका 22/7 रख दीजिए, r यहाँ से निकाल लेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे नीचे की तरफ, तो r आपका 35 मीटर में। देखिए मैं कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो 35 मीटर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपको एक एक करके लिखनी है ना। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड broken parts bend so that the top of the tree touches the ground where it makes an angle of 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree from where it is broken. हुआ क्या कि हमारे पास एक ऐसा पेड़ था, वो यहाँ से टूट गया और वो इस तरीके से गिर गया, यूँ गिर गया। ये पेड़ पूरा था, जैसे मान लो ये है, अब ये बेचारा गिर गया, ऐसे करके ये गिर गया। अब इन्होंने बताया कि जब ये गिर गया तो ये एंगल 30 डिग्री, इन्होंने कहा कि जहाँ पर ये टच करता है ग्राउंड को, वहाँ से जहाँ से ये टूटा है वो 30 डिग्री हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये पॉइंट, ये इसका पैर था पहले, ये फुट कह दीजिए, और जहाँ पर ये इसका सर जाके टकराया है, वो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपका 8 मीटर है। ये आपका 8 मीटर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज़ ब्रोकन। तो ये आपको बताना है, इस पूरे का हाइट बताना है आपको, ठीक है। तो अच्छा, ये पूरा हाइट हो गया, आपको बताना है ये, इसमें कहा गया क्लियर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन। तो यहां से यहां तक एच बताना है। इसको कैपिटल एच मान लीजिए, ये पूरा एच का एच हो गया, ये आपका स्मॉल एच हो गया, स्मॉल एच बताना आपको। तो अब आप क्या करेंगे, सीधा tan लगा दीजिए इसमें, tan 30 डिग्री, ये ट्रायंगल है, tan 30 डिग्री क्या होगा, दिस h बाय 8, tan 30 होता है 1/√3, h/8, h हो गया आपका 8/√3। यही आपका उत्तर आ गया। मीटर्स वगैरह लिखना है तो पहले डायग्राम का मार्क्स है, फिर ये एक्सप्रेशन का मार्क्स है, फिर ये कैलकुलेशन का मार्क्स है इसमें। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें कहा गया है कि पेरीमीटर एक सर्कल है, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ये बराबर इन्होंने कहा है इक्वल टू सर्कल, तो πr² के बराबर है। आपको रेडियस निकालना है, तो यहाँ से तो क्लियर आपको पता ही चल जाएगा, मैं निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि लिखना ऐसे है, पेरीमीटर बराबर एरिया लिखना है, फिर ये जो मैंने बताया वो लिखना है, फिर ये आर कैसे आता बताता हूँ। ये पाई से कैंसिल हो गया, और एक आर से एक ये आर कैंसिल हो गया, आर बराबर 2 आ गया। यहाँ इस तरीके से है 2 यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप आर को केवल 2 लिख के चले आए तब आपको इतना अच्छा एग्जामिनर का आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 2 यूनिट्स लिख दिया है, 2 लिख दिया है, आपको ये पता है भाई रेडियस तो ये लेंथ में आता है ना,
तो आप यहाँ पर यूनिट लिखेंगे, कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर होता है, किलोमीटर हो सकता है। अगर आप ये देखते हैं कि ये एरिया होता तो आप स्क्वायर यूनिट लिखते या क्यूबिक यूनिट लिखते अगर वॉल्यूम होता। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत मैटर करता है। राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन एंड मोड। तो ये तो क्लियर होता है, ये आपको पता ही होगा। 3 मीडियन जो होता है वो होता है मोड प्लस 2 मीन के बराबर। ये तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा दोस्त, इसका कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। To divide a line segment BC internally in the ratio 3:5, we draw a ray BX such that CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at an equal distance on ray BX? 3:5 करना है, कोई भी लाइन है। आप देखिए, आप जब इसको अगर 3/5 में डिवाइड करना पड़ता है तो ये 3 पॉइंट है, 1 2 4 हो गए क्या, 1 2, ये तीसरा मान लीजिए, 1 2 3 पार्ट हो गए ना इसके, और यहाँ पर 5 है तो 1 2 3, 1 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8। तो कितने पॉइंट आए इसमें, ये आपको देखना है। तो इसमें अगर उत्तर देखेंगे आप तो 8 आ रहा है। क्यों? अब आप इसको गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये जो आपके 7 पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 6 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट, ये 7 के लिए ये वाला, और ये आपका इनिशियल पार्ट है। नहीं, इसको मैं यहाँ, इसको यहाँ ना बना के ऐसे कर देते, यहाँ कर देते 8 पार्ट। तो आपको कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 समझ रहे हैं ना, 3:5। तो इसलिए आपको 8 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। होता है, इसका एक्चुअली क्वेश्चन है आगे, मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं इसको। हम ऐसे करते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, इसके 8 पार्ट बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया। फिर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, फिर यहाँ से पैरेलल ले जाते हैं इसको। मेरी पैरेलल देख रहे हैं आप कितनी सीधी जा रही है इसलिए थोड़ा सा ये जो है ना, फिर ये 8 भाग में डिवाइड होगा तो कितने हो गए इसमें, ये आपको कैलकुलेट करना, वो आपके 8 आ रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा। For what value of p does the pair of equations this equation have a unique solution? Unique solution का मतलब ये होता है कि आपका जो a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। अगर आपकी a1/a2 b1/b2 के बराबर है और वो बराबर है c1/c2 के, तो इसका मतलब वो एक ही लाइन है। a1/a2 b1/b2 के बराबर है और वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। लेकिन a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब दो लाइनें हैं, दो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब हमको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन का। ये है इसकी सारी कहानी। तो आप क्या करेंगे, ये a1 है 4 और ये a2 है /2 बराबर b1 p b2 आपका 2, ये कर दीजिए बस, ये दो कैंसिल, p बराबर 4। तो p ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो p नॉट इक्वल टू, अगर p 4 के बराबर नहीं है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये इसका उत्तर है। लेकिन आपको लिखना ऐसा है, बार बार मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि मैं जैसे बता रहा हूँ वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये मार्किंग स्कीम है CBSE द्वारा, तो आपको इसी तरीके से सारी चीज़ें लिखने, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। What type of straight lines will be represented by the system of equation this then this? तो इसके लिए क्या करेंगे, सीधा आप इसको ऐसे लिखिए। सबसे अच्छा तरीका ये होता है 2x + 3y = आपका 5 है, और यहाँ पर आपका है 4x + 6y = 7। ये आपका a1 b1 और ये c1, ये a2 b2 c2, a1/a2 2/4 और b1/b2 यानी कि 3/6 और c1/c2 5/7। तो a1/a2 b1/b2 देखिए, ये 3/6 है तो a1/2 है, ये भी 1/2 है। तो आप देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 के बराबर है, क्योंकि हाफ और हाफ हो गया ये, और ये नॉट इक्वल टू c 5/7 है। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, मैंने अभी भी बताया था आपको, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये जो कंडीशन हमारी आई है ना, ये कंडीशन है कि पैरेलल लाइन की है। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red?
अब एक बैग है साहब, इसमें 3 रेड है, ये रेड और ये रेड, एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 1 2 3 4 5, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, कोई भी एक बॉल निकाल लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? तो पहले हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है इसका देखिएगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको बकायदा। टोटल नंबर कितना है, पॉसिबिलिटी कितनी है, ये 3 और ये 5, टोटल पॉसिबिलिटी जो है 8 है। लेकिन लाल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 ही तो है, तो इसको 3 रख दीजिए, 3/8 उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा। आपको लिखना है ऐसा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें एक और लाइन जोड़ सकते हैं कि फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, ऐसे लिखना है। तो 3/8 यहां से आ जाएगा। अभी और में था, ध्यान रखिएगा ना, और तो या तो ये करना है आपको या ये करना है, दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से एक करना है। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो आपकी डाई है, एक डाई क्या होती है, इस तरीके से एक क्यूब होता है, इसमें नंबर्स लिखे हैं, कौन से, 1 से लेकर 6 तक। मैं लिखूंगा नहीं तो वरना गड़बड़ हो जाएगा, मेरी ड्राइंग आप देख ही रहे हैं। तो 1 से 6 इसमें नंबर्स लिखे होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कौन कौन से प्राइम है, इसमें 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। तो कुल मिला के टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, 6 आएंगे। और प्राइम की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3, ये 3 ही है, 3/6 यानी कि 1/2, 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस मैंने आपको बताया 6, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, 2 3 और 5 प्राइम नंबर है। गेटिंग अ प्राइम नंबर 3/6 यानी कि 1/2। A tower stands vertically on the ground. From the point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. इसमें डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि भाई यहाँ पर कोई सांप खड़े हैं, ये एक टावर है, ये यहाँ से देखते हैं, ऐसे देखते हैं, और ये एंगल यहाँ पर जब देखते हैं तो ये आपका 60 डिग्री इनको दिखाई देता है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी है 15। आपको इसकी हाइट निकालनी है। बस मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में केवल tan थीटा लगता है, ध्यान रखिएगा। पहले tan लगाइए आंख बंद करके, नहीं आए तो फिर और कुछ सोचिएगा। तो tan 60 बराबर कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, h/15। tan 60 तो √3 होता है, ये 15 यहाँ ले आइए तो 15 √3 हो गया, ये इसका उत्तर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज नॉट E इज, होने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मीन्स इट विल हैपन, और प्रोबेबिलिटी इसकी नॉट हैपनिंग की, नॉट हैपनिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर 0.4% चांसेस होने के तो 0.6% चांसेस होंगे नहीं होने के, दोनों को जोड़ के 1 ही आना चाहिए। तो उत्तर क्या है इसका, 1। अब है ये सेक्शन 2, ठीक है। इसमें केस स्टडी है और इसमें 4 सब पार्ट, मतलब सब पार्ट होंगे 5, उसमें से आपको 4 इसमें से चूज करने हैं, वो हम देखेंगे अगली बार। 3 घंटे का पेपर है, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे करने का ना तो थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मार्किंग स्कीम जिस तरीके से बताई जा रही है उस तरीके से करिएगा। बहुत शुक्रिया।